हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। इकोनॉमिक सीरीज़ चल रही है, सभी को पता है। हम पॉलिटिकल जो सेशंस थे सारे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड जितना हम कर सकते थे कर चुके हैं। हम इकोनॉमिक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। कल हमने लॉन्स तक कर लिया था। एक्सटर्नल सेक्टर टॉपिक चल रहा है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। उसके कंटिन्यूएशन में ही ये वीडियो है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। क्या ले रहे हैं? मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, पहले क्या था? लर्म्स था। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज करते रहे बीच बीच में। चेंजेस तो आते ही रहते हैं, रिफॉर्म्स होते ही रहते हैं, कुछ नया लाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट इकॉनमी में होता ही रहता है। ठीक है, तो शुरू कर जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ जानना ही अपने आप में आपको एम्पावर करता है। ठीक है, दूसरों से अलग कर देता है, आपको बुद्धिजीवियों के वर्ग में डाल देता है। आप सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या ले रहे हैं? पहला टॉपिक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रेज्यूम, यानी कि इसके नाम से ही आप जान रहे हैं कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। ठीक है, तो 1993 से शुरू हुआ टिल प्रेजेंट, अभी तक चल रहा है। ठीक है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, LUMS was introduced as a transitional mechanism to provide stability during the crisis period। यानी कि ये इंट्रोड्यूस करने से पहले हम LUMS कर रहे थे। ये LUMS क्या था? लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें 60 और 40 का रेशियो था। ठीक है, तो जब ये लाया गया था ताकि क्राइसिस जो पीरियड था उसको ओवरकम किया जा सके। वंस द स्टेबिलिटी वॉज अचीव्ड, इंडिया मूव्ड फ्रॉम लर्म सिस्टम टू फुल फ्लेजेड फ्लैश मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब एक बार स्टेबिलिटी अचीव हो गई तो क्या हुआ कि फिर हमने क्या किया? मार्केट बेस्ड कर दिया इसको पूरा। एज अ कॉन्सिक्वेंस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैव बीन डिक्टेटेड बाय मार्केट सिंस 1993। यानी 1993 से इसको हमने लॉन्च कर दिया। तो 60-40 रेशियो जो था वो एलिमिनेट हो गया 1994 के बजट में। एंड ऑल द गुड्स एंड कैपिटल मूवमेंट्स वर अलाउड टू कन्वर्ट 100% एट मार्केट बेस्ड रेट। यानी 100% मार्केट बेस्ड ही हो गया पूरा सिस्टम हमारा। ठीक है, तो इसमें जानते हैं क्या क्या फैक्टर्स इसको डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या फ्लक्चुएशंस इसमें आते हैं, किन किन वजहों से आते हैं। तो फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट्स। Exchange rates are determined by numerous factors and they are related to the trading relationship between the two countries। इन दो कंट्रीज़ के बीच में क्या ट्रेडिंग रिलेशन है, यानी कि व्यापार का क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इन्फ्लेशन पहला टॉपिक है। इन्फ्लेशन इसमें डिटरमाइन करता है। इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट्स आर इन्वर्सली रिलेटेड, यानी ये विपरीत तौर पर एक तरह से रिलेटेड है। अब ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड है। A country with a consistently lower inflation rate exhibits a rising currency value as its purchasing power increases relative to other currencies। For example, imagine करते हैं क्या रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट was exactly 1 रुपी in the first year। ठीक है, यानी 1 रुपी इज इक्वल टू $1 था। ठीक है, दिस मीन्स डैट with ₹100 one could buy something priced at $100 in US। ठीक है, बराबर है जब। बट सपोज इंडियन इन्फ्लेशन इज़ 20%, यानी इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20% है। ठीक है, एंड US इन्फ्लेशन 0 है, तब क्या होगा? देन इन द सेकेंड ईयर इंडियन वुड नीड ₹120 टू बाय द सेम आइटम प्राइज्ड एट $100। ठीक है, एंड द रुपीज़ एक्सचेंज रेट वुड डेप्रिशिएट, रिड्यूस, या डेप्रिशिएट का मतलब होता है रिड्यूस इन वैल्यू, टू 1.20। समझ गए? समझ तो रहे ही होंगे ना, इतना सिंपल है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में मैथ्स का भी यूज़ होता है। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह निकालने में, रेट निकालने में। ठीक है, अब सेकेंड फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट रेट। पहला था इन्फ्लेशन, दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सचेंज रेट को जो डिटरमाइन कर रहा है। तो दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। तो जानते हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड कॉज द एक्सचेंज रेट टू राइज एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी होता है। हायर रेट इंटरेस्ट रेट मीन्स सेविंग इन दैट कंट्रीज विल फेच बेटर रिटर्न। इन्वेस्टर्स वुड मूव देयर फंड टू कंट्रीज विद हायर इंटरेस्ट रेट, यानी जो हायर इंटरेस्ट रेट देगा उसके साथ ही तो व्यापार करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इंडिया ऑफर्स अ बेटर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग दैन US, तो US से अगर बेटर हम देंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स फ्रॉम US वुड शिफ्ट देयर फंड इन इंडिया, इंडिया में अपना फंड शिफ्ट कर देंगे टू गेट बेटर, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। ठीक है,
दिस वुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडियन रुपीज़ इन द इंडियन मार्केट, यानी कि इससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द केस वुड बी मोर एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी, एज अ रिजल्ट द रूपी वुड अप्रिशिएट, इससे क्या होगा, रूपी को एक तरह से बल मिलेगा, अप्रिशिएट होगा, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। When this happens, its exchange rate improves, इससे exchange rate भी improve होता है। Strong currency exchange rate is good news for its importers and bad news for exporters, यानी strong जब currency होती है exchange rate, मतलब अच्छा उसमें आपको कहीं ना कहीं strong है हमारी currency, उसका exchange rate भी strong है, तो इसके लिए क्या होता है, जो importers होते हैं उनके लिए good news होती है, exporters के लिए bad news होती है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, कैलकुलेट कर लीजिए अपने दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थर्ड टॉपिक क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन डेट ऑकर्स व्हेन पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट, सबको पता है जब पेमेंट्स ज़्यादा करनी पड़ रही हैं और जितना हमें रिसिप्ट के फॉर्म में मिल रहा है वो कम है, ठीक है। अ कंट्री इज़ एन इम्पोर्टर, इट ऑल्सो मीन्स दैट अ कंट्री विद करंट अकाउंट डेफिसिट रिक्वायर्स मोर फॉरेन करेंसी दैन इट रिसीव्स थ्रू एक्सपोर्ट, द कंट्री resorts to borrowing capital from foreign resources to make up the deficit. This excess demand of foreign currency lowers the country's exchange rate. As a result, currency is depreciated. A weak currency rate is good news for its exporters and bad news for importers. इसका उल्टा कर दीजिए आप कि जब आप वीक करेंसी एक्सचेंज रेट होगा तो किन के लिए खुशखबरी होगी, एक्सपोर्टर्स के लिए, और इम्पोर्टर्स के लिए बैड न्यूज़ हो जाएगी। कैलकुलेट करिए दिमाग में ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक डेट, तो पब्लिक डेट क्या होता है, लार्ज पब्लिक डेट आर ड्राइविंग आउट फॉरेन इन्वेस्टर बिकॉज इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, एज अ रिजल्ट द एक्सचेंज रेट विल बी लोअर, गवर्नमेंट गोज फॉर लार्ज स्केल डेफिसिट फाइनेंसिंग लाइक मार्केट बोरोइंग और बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन केस ऑफ पब्लिक डेट, दिस कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन, एज अ रिजल्ट द एक्सचेंज रेट विल बी लोवर्ड, इससे क्या होता है, लोअर हो जाता है एक्सचेंज रेट, जब पब्लिक डेट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड देखिए जान लेते हैं। अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, यानी कि किन शर्तों पे एक्सचेंज रेट हो रहा है वो भी तो एक तरह से उसको इफेक्ट करेगा एक्सचेंज रेट सिस्टम को। तो इफ़ द प्राइस ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट राइजेज बाय अ ग्रेटर रेट देन दैट ऑफ इट्स इम्पोर्ट, द टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इम्प्रूव, यानी कि जब प्राइस किसका बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट्स का बढ़ जाता है, उसका मतलब रेट बढ़ जाता है तो इम्पोर्ट से, तो क्या होता है, ट्रेड इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है रेसेशन, आपने बहुत सुना होगा, मंदी जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ड्यूरिंग रेसेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स आर लोवर्ड ऑन सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। पीपल आर इंकरेज टू टेक क्रेडिट एंड इन्वेस्ट मोर इन द इकॉनमी, तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लीजिए और इकॉनमी में इन्वेस्ट करिए, मतलब इसीलिए देखिए सैलरीज वगैरह भी बढ़ाई जाती है, क्यों बढ़ाई जाती है, ताकि आप ज़्यादा पैसा लोगों के हो पाए तो वो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेंगे, तो इकॉनमी में क्या होता है, करेंसी फ्लो करती रहेगी, कोई होल्ड करके नहीं रखेगा मनी को, ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक ये भी फैक्टर होता है। तो क्या जान रहे हैं, तो मनी सप्लाई से इंक्रीज द डिमांड, ठीक है, समझ गए। हाउएवर द लोअर इंटरेस्ट रेट्स डिस्करेज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल, एज अ रिजल्ट a currency will be depreciated against other currency, thereby lowering the exchange rate। समझ गए। स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरह से स्पेकुलेट करना, ठीक है, कि क्या हो सकता है, तो स्पेकुलेशन भी होता है। इफ़ अ कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज, यानी कि एक कोई कंट्री है उसकी ये मान के चल रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी करेंसी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टर विल डिमांड मोर ऑफ डैट करेंसी, फिर क्या होगा, इन्वेस्टर्स उस करेंसी की और डिमांड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके। दिस रिजल्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, इससे क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है एक्सचेंज रेट्स का, ठीक है। अब आगे क्या टॉपिक हम लेते हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी, यानी करेंसी का कैसे वो कन्वर्ट होता है। तो द ईज ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर डैट ऑफ अनदर नेशंस करेंसी और गोल्ड इज कॉल्ड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, समझ गए, कन्वर्जन जो होता है करेंसीज का। एन इकॉनमी माइट अलाउ इट्स करेंसी फुल और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इन द करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, समझ गए। द इशू ऑफ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी इज कंसर्न विद द फॉरेन करेंसी आउटफ्लो ओनली, तो फॉरेन करेंसी का कितना आउटफ्लो है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है।
अब जानते हैं कैसे होता है। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ रुपीज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट विच इज़ एज फॉलोज। तो पहले भी हमने जाना था, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर ट्रेड इन गुड्स। इनविजिबल्स, इनविजिबल्स में क्या क्या आता है देखिए, सर्विसेज आती हैं, ट्रांसफ़र्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्वतंत्रता दी जा रही है कि डोमेस्टिक करेंसी को हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। किसके लिए? ट्रेड के लिए, गुड्स का हम ट्रेड कर सकें, ठीक है। इनविजिबल्स में आते बताया ही सर्विसेज हो गई, जो इन्वेस्टमेंट से हमें मिल रहा होता है इनकम, वो सारी, और जो ट्रांसफर्स होते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। एनी इंडिविजुअल और एनी एंटिटीज़ कैन कन्वर्ट करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कर सकते हैं। इंडिया हैज़ फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी ऑन करंट अकाउंट, इसको फुल रखा गया है, मतलब पूरा तरीके से 100% सिंस 1993 से, ओके। दिस वॉज आफ्टर इंडिया एक्सेप्टेड द स्टेटस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द आर्टिकल विद IMF, ठीक है। IMF की उन्होंने कुछ शर्तें मानी होंगी, उस आर्टिकल के तहत ये सारी चीज़ें हुई। अब आ जाता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स राइट्स फॉर फर्म्स एंड रेजिडेंट्स और to freely buy into overseas assets such as equity, bonds and property and acquire ownership of overseas firms besides free repatriation of the proceeds by foreign investors। यानी कि बाहर देशों में चीज़ें खरीद सकें, उनका इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, एसेट्स को, ठीक है। जैसे किन किन फॉर्म में हो सकता है? इक्विटी के फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एक कमिटी है इस पर, SS तारापोर कमिटी 1997, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया भी होगा, ठीक है। डिफाइंस द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एज द फ्रीडम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू परचेज इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डेट ऑफ द डोमेस्टिक सिटीजन्स टू परचेज फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। समझ गए? बाहर खरीद रहे सारी चीज़ें। देयर इज़ अ पार्शियल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया, दैट इज़ 40-60 का रेशियो है। थ्रू दो ट्रिमेंडस कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन मेजर्स वर टेकन place since the launch of economic reforms, the introduction of full capital account convertibility is yet to be implemented। देखिए करंट वाले में तो 100% है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में 60-40 का रेशियो रखा गया है। अभी यहाँ 100% का जो सिस्टम है वो लाना अभी बाकी रह गया, नहीं उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है, यही बता रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंड कमिटी ऑन द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी चेयर्ड बाय SS तारापुर, जो कि 2006 का है, फिर से इनके अंडर में एक सेकेंड कमेटी भी बनाई गई, तो इन्होंने चेयर किया था SS तारापुर ने 2006 का। इंडिया हैज़ बीन मूविंग टुवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल हो सके इसके लिए विथ सम एडिशनल सेफगार्ड्स, कुछ सेफगार्ड्स को लेते हुए, ठीक है। अब जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि इंडिया के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इसका क्या प्रोविज़न है, ठीक है, ये सब जान लेते हैं। तो इंडियाज़ करंट अकाउंट मीन्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ अ कंट्री, यानी आना और जाना, ठीक है। इन आवर कंट्री इट इज़ मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं। इट इंक्लूड्स सम काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि क्या क्या है? ट्रेड्स एंड गुड्स, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, गिफ्ट, रेमिटेंसेज, कल हमने डिस्कस किया था रेमिटेंसेज। द ग्रॉस वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ द फाइनल सम ऑफ दिस अकाउंट इज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव है तब क्या होता है? then it is known as current account surplus, and if the final sum of this account is negative then it is known as current account deficit, सभी को पता है। The current account deficit is expressed as a percentage of the monetary value and GDP for the year, जो भी particular year हम ले रहे हैं। The current account deficit of India was कितना था? 9.6 billion US$, ठीक है, इन जुलाई सितंबर 2021 और 22 का डाटा है, ठीक है। विच वॉज इक्विवेलेंट टू 1.3% ऑफ द GDP, जो कि हमारी जो GDP है उसका 1.3% था, कंपेयर्ड विद अ सरप्लस ऑफ कितना? 15.3
बिलियन यूएस डॉलर इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर। ओके, अब जानते हैं किन किन कमोडिटीज़ जैसे इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का दिया हुआ है, और 10 कमोडिटी जो कि हमने इंपोर्ट की। तो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। पेट्रोलियम क्रूड हमने इंपोर्ट किया। पॉल, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हमने एक्सपोर्ट किया, और इंपोर्ट हमने गोल्ड किया। इसी तरह की एक लिस्ट बना रखी इन्होंने। तो टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया क्या है, तो यूएसए है, यूएई है, चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, बेल्जियम एंड जर्मनी। ठीक है, और ये टॉप 10 इंपोर्ट यानी कहाँ से हम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम चाइना से करते हैं, फिर यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, इराक, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया। ये सारा दे रखा डाटा। ठीक है, ओके फाइन। अब थोड़ा सा जानते हैं प्राइवेट ट्रांसफ़र्स भी देखिए होते हैं। एज़ पर द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, यानी वर्ल्ड बैंक का ही एक तरह से होगा बॉडी ये। तो नवंबर 2021 का है। इंडिया कंटिन्यूज टू द लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 2021 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पाने वाला कंट्री इंडिया था। ठीक है, तो ठीक है, एंड हैज़ बीन सो सिंस 2008 से ही ये चला आ रहा है। तो इंडियाज़ कैपिटल अकाउंट जान लेते हैं। तो इट इंक्लूड्स द कैपिटल सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री। इन अवर कंट्री इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई मेंटेन करता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन कौन से, लोन्स एंड बोरोइंग्स ऑफ द कंट्री, यानी जो हम लोन कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, मतलब रेसिट एंड अलॉटमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स। ठीक है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी सरप्लस और डेफिशिट। ये कोई सरप्लस और डेफिशिट नहीं शो करता है। इट एज शोन इन द करंट में ही ये चीज़ करंट अकाउंट में शो होती है। हाउएवर द डेफिशिट ऑफ द करंट अकाउंट इज रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ द दिस अकाउंट। लेकिन जैसे कमी होती है तो करंट अकाउंट से एक तरह से भरपाई की जाती है एक तरह से। ठीक है, ओके। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991 इन इंडिया थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑकर्स व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट कैपिटल अकाउंट surplus and foreign exchange reserves for financing the current account deficit. India faced the BOP crisis in 1991 due to factors such as Gulf War हुआ होगा। ठीक है, 1991 तो इस वजह से हुआ था, which increased the oil prices. The disintegration of the USSR also negatively affected India's exports, contributing to BOP crisis. यानी कि एक कोल्ड वॉर भी यूएस और रशिया के बीच में चल रहा था, इसकी वजह से भी हुआ। During this crisis, the value of Indian rupee fell and the Reserve of Bank of India sold its forex reserves for making the balance of payment zero. Since the RBI did not have enough forex यानी रिजर्व ज़्यादा मतलब इनफ नहीं रहा होगा, India had to pledge 65 tons of gold. 65 tons of gold इंडिया को प्लेज करना पड़ा था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं गिरवी रखना भी होता है। उसकी टेक्निकल डेफिनेशंस होती हैं, लीज, मॉर्गेज, प्लेज अलग अलग होता है कुछ डिफरेंस में, बट यहाँ पे कंसीडरिंग द पॉइंट यहाँ पे ये मान के चल लेते हैं। फॉर गेटिंग द फॉरेन लोन्स टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो। इंडिया लिबरलाइज इकॉनमी कब किया, 1991 में कर दिया था। एंड नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड फॉरेक्स रिजर्व ऑफ अराउंड कितना, 634.287 बिलियन यूएस डॉलर ऑन 31 जनवरी 2022 का ये डाटा है। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई सबने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई भी होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो एफडीआई मीन्स एन इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री that involves some degree of control and participation in the management. It corresponds to the investment made by a multinational enterprise in a foreign country. According to IMF क्या है, it is an investment through which investor acquire lasting and substantial management कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ इक्विटी और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन एफिलिएट्स। यानी कि समझ गए हैं, सिंपल डेफिनेशन ही है कि फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर उसका कुछ स्टेक ले लेते हैं, 10% के आसपास होता है। ठीक है, ज़्यादातर इक्विटी और वोटिंग राइट्स भी इस पर होते हैं इन लोगों के। और दूसरा हमें है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? इफ इट मीन्स एंट्री ऑफ फंड्स इनटू न नेशन वेयर फॉरेनर्स डिपॉजिट मनी इन अ नेशंस बैंक और मेक परचेजेज इन द स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट। सपोज ये करिए कि जैसे मान लीजिए यूएस का कोई बहुत बड़ा कंपनी है या बिलियनियर है कोई व्यक्ति, तो वो यहाँ पे अपना कुछ पैसा रखता है, ठीक है, इंडिया में बैंक्स में या इस तरह से, ठीक है, या बॉन्ड्स खरीदता है, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें। तो व्हेन नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडियन सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, तो इसी को कह दिया जाता है सच इन्वेस्टमेंट इज नोन एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ गए। फॉरेन एफपीआई इज रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वोटैलिटी, मतलब उड़ने वाला ही होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वोलाटाइल, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे भी इस्तेमाल होती हैं। आगे जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स is the foreign institutional investors. It is an investment in hedge funds, insurance company, pension funds and mutual funds. Foreign institutional investors are companies located outside India that make investment proposals in India. समझ गए? These institutional investors invest in the assets belonging to a different country other than that where these organization are based. यानी कि जहाँ वो based होते हैं उसके अलावा कहीं अदर कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द एसेट्स, ठीक है, एसेट्स पे करते हैं ये इन्वेस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री जहाँ वो रह रहे होते हैं उसके अलावा। सेबी हैज़ ओवर 1450 यानी 1450 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। ओके रेगुलेशन देखिए एफडीआई का कैसे होता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसे शॉर्ट में कहते हैं, 1999 है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका फेमा का क्या था? टू रेगुलेट, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सके, इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स हो सके, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ताकि फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से मेंटेन हो सके और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंडिया में एक अच्छा सा एक तरह से उसकी पकड़ हो सके, ये सारी चीज़ें देखता ही रहता है वो, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स, बहुत सारी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती ही रहती है कि ताकि उसका सारी चीज़ें हो सकें। फाइन, अब जानते हैं थोड़ा सा सब्सिडीज़ वगैरह आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स भी जानते होंगे, जो बहुत सारे एक तरह से ट्रेड में जो बैरियर्स आ जाते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, मान लीजिए कहीं कुछ टैरिफ चल रहा है कहीं कुछ कंट्री, तो उसको बैलेंस करते ही हैं ताकि वो सारी चीज़ें हो सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गवर्नमेंट ने देखिए पॉलिसीज़ और स्कीम भी बनाई है ताकि एक्सपोर्ट्स अच्छे से हो सके, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सके, एडवांस एथोराइजेशन स्कीम है, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये सारी स्कीम्स हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इज स्पेसिफिकली डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री इंक्लेव होता है ये। इट इज़ डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे EPZ भी कहते हैं, मॉडल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। एशियाज फर्स्ट EPZ सेटअप इन कांडला इन 1965। कांडला कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। विद अ व्यू टू अट्रैक्ट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2000 में, इसको अनाउंस किया गया था पॉलिसी को, और इसका फिर एक एक्ट भी बनाया गया 2005 में। तो क्या कहलाया वो एक्ट? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन May 2005 and which received the प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 23 जून 2005। इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा जान लेते हैं फिर सम अप करते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कुछ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके उसका जनरेशन, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोशन हो सके गुड्स का, एक्सपोर्ट का, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो कमाएंगे ना। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, यानी डोमेस्टिक यानी घरेलू जो होता है यहाँ पे भी उसका एक तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन मिले और फॉरेनर्स भी आएँ इन्वेस्ट करें इसके लिए।
ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट तो देगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे बढ़ेगा, इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फाइन। अब हमने ये देखिए कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए, बहुत सिंपल भी तो नहीं कह सकते, अगर जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत आती है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में अगर आपका इकोनॉमिक्स आपने 1 साल भी पढ़ा है, क्योंकि हम लोग का LLB प्रोग्राम था 5 साल का, उसमें इकोनॉमिक्स भी 1 साल पढ़ाई गई है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इसलिए जब आपका ग्रेजुएशन में बेस होता है ना, तो ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।